अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो क्या हो गए हैं और हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो किस तरह की हो गई हैं। कितने बड़े बड़े इक़दामात, कितने कितने बड़े बड़े जो है क्रैकडाउन्स और ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। एक जानिब तो सरहदात पर हम कर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कुछ कॉमेडियंस जो हैं वो भी जो है सरकार को शायद बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ सरकार बल्कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी यानी अपने एक नए ऑपरेशन पर लगी हुई है। वो ऑपरेशन है यानी कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने ऐसी क्या खता कर दी, ऐसा क्या बोल दिया, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई और एफआईआर दर्ज हो गया, उनके स्टूडियो की तोड़फोड़ कर दी गई और इवन बहुत कुछ हो गया। और हमारी सारी मुल्क की मीडिया इस वक्त कुणाल कामरा की तरफ अपने कैमरे, अपनी तवज्जो, अपनी जुबानें, अपने सब कुछ जो है वो किए हुए हैं। और ये बात की जा रही है कि कितना बड़ा उन्होंने तौहीन कर दी, कितना बड़ा जो है इन्होंने यानी यानी एक बहरहाल एक हद्दावर लीडर, और जिसके हवाले से क्या कहा जाए, जिसके हवाले से शायद आज सड़कों पर भी हमने देखा कि उनके ताईदी किस तरह से उतर आए थे। तो बहरहाल यहीं से आगाज़ करेंगे और फिर इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेंगे और नागपुर के फसादात या फिर नागपुर का फसाद जिसने मचाया, किसने मचाया, ये भी एक पहेली बना हुआ है। लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर अक्यूज मिल जाते हैं और उनके खिलाफ फौरी तौर पर यानी ऐसे ऐसे मुकदमात आयद कर दिए जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब तो बात यह है कि सिर्फ मुकदमात का आयद करना नहीं बल्कि बिल्डोज़र महाराष्ट्र में भी पहुंच चुका है और काम करने लगा है। हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की जानिब से यानी एक तहरीक मुल्क गिर सतह पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने की कॉल दी गई है। तो इसको किस तरह से खुद मुस्लिम कम्युनिटी में क्या इस हवाले से रद्दमल मिल रहा है और फिर इसके साथ साथ सेक्युलर जो पार्टियां हैं उसके कायदीन हैं वो क्या कह रहे हैं और ये जो कॉल है ये कितनी कारगर साबित होगी सरकार को इस हवाले से यानी मुतवज्जा करने के लिए वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से कि मुसलमान इसको वाकई पसंद नहीं कर रहा है और इस हवाले से सरकार को नजरसानी करनी चाहिए। 26 और 29 मार्च को जो है पटना में और फिर इसके साथ साथ विजयवाड़ा में असम्बलियों के सामने एहतजाज किया जाएगा, कॉल दी गई है। और फिर मुल्क गिर सतह की बात की गई है। तो अब ये कब तक चलेगा, कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम गाजा की सूरत हाल का भी आज के इस प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब सबसे पहले कुणाल कामरा, ये कॉमेडियंस जो है माजिद साहब, ठीक है कॉमेडी कर लें आप अपने दायरे, आपका जो भी दायरा है उसी में कर लें। आप क्यों जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए आपको पॉलिटिक्स में। आपको बात कर लेनी चाहिए जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे मज़ाहिया जो कलाकार हुआ करते थे, या फिर हम कहें कि स्टेज शो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये इस तरह का जिसमें पॉलिटिक्स को लाया जाए और फिर किसी लीडर को जो है निशाना बनाया जाए, ये शायद नहीं करना चाहिए जो कुणाल कामरा ने कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सैटर्स जो होते हैं, तंज़ मिज़ा वगैरह, मैं आपको, हम तो डेमोक्रेसी में है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो दस्तूर है, संविधान जिसको कहते हैं, वो हमको गारंटी देता है। मैं एक किस्सा कुछ दिन पहले पढ़ रहा था जी। क्योंकि आजकल मुग़लों का बहुत चल रहा है, औरंगज़ेब, अकबर, अब आपने बताया उस दिन अकबर रोड को काला कर रहे हैं। तो अकबर के नौरतन उसमें एक थे, मुल्ला दुप्याजा एक हुआ करते थे, जी जी। और एक बीरबल हुआ करते थे। तो उनकी कहानी मैंने पढ़ी, तो ये दोनों अपने बादशाह का मजाक उड़ाते हैं हर दरबार में। अरे मैं बोला ये कैसे हुआ? रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, आपके आर्काइव्स में भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में भी है। तो मुस्कुराता उन्हें, बादशाह मुस्कुराता, हंस देता। तो यानी उसकी कुछ पढ़ाई वगैरह उन्हें उतना ज़्यादा नहीं पढ़े। उनके जो अतालिब थे बैरम खान, उनके हवाले से, खैर वो तो दरबारों में साजिश भी चलती हैं। तो उस साजिश का एक पहलू उन्होंने वो बनाया। और एक बैगन का किस्सा, हैदराबाद में बैगन के बात तो बहुत होते बनते थे ना, ये बैगन असल में वहाँ से आया, बेचारा बदनाम होके दक्कन में आके फंस गया। तो बैगन पर भी और बदनाम हो गया।
और बदनाम हो गया। जैसा मुन्नी बदनाम हुई, हमारा बैगन आके हैदराबाद में आके बैगन में मिल गया उन्हें। तो मैं बता रहा, खैर हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो लोग हैं, मैं नाज़रीन सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आप अकबर के दरबार के नौरतन की बातें सुनिए। ये कहानियाँ नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखी हुई है। अबुल फैजल फैजी ने इसको डॉक्यूमेंट किया है। उस डॉक्यूमेंट के हवाले से उर्दू ज़बान में आया, फ़ारसी में आया, उर्दू ज़बान में लिया, अब हिंदी में भी आए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हिंदी ज़बान में काफ़ी मशहूर है उनके क़िस्से, किस तरीके से बादशाह को वो लोग तंज करते थे। अब क्योंकि सीरियस बिजनेस होते थे तो उसमें थोड़ा उसको, हालांकि उसके पर भी उन्हें भी, हालांकि उस पर बनता था, हंसते थे सब मिलके। तो बात आ गई, ख़त्म हो गई जी। और हम डेमोक्रेसी में आ गए, फिर संविधान भी लेकर आ गए ये नहीं। और फिर आप जिस आर्टिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उसने किसी सियासतदान का नाम लिया क्या? आप तो कह रहे हैं कि फिर आप सियासत कैसा आ गया फिर? लेकिन नहीं, आप भी इनडायरेक्टली भी ना नहीं, सियासत से दूर रहे, आज का पैगाम ये है, सियासत से दूर रहे। नहीं, आप भी उसमें आ गए। आप बताइए, वो जो स्टैंडिंग कॉमेडी माने लोगों को हंसाने करने का वो है, तो आप बताइए उसने किसी सियासतदान का नाम लिया? उसने इशारे किनारे में बात की तो लोग समझ गए, खै लगाने लगे। लोग समझदार, व्यूअर्स के ऊपर करो, अरे तुम लोग क्यों रिएक्ट करे भाई, किस पे क्यों हंसे तुम लोग, किस पे हंसे? राहुल बाबा पे बना लेना था। राहुल पे तो बनाए हुए है ना, उसको उसके ऊपर भी तो काफी बनाया, उसके ऊपर राहुल को है इतना बनाया, उसी को कंटिन्यू रखते तो बहुत ज्यादा उसका जो है अच्छा होता। उस पे भी तो बहुत बने, उस पे भी बने। और इससे पहले भी यहाँ एक कॉमेडियन आया था ना, कुछ मुस्लिम था, देखिए। हाँ, तो यही तो मैसेज आ रहा है कि आप उसी को कंटिन्यू रखें, आप ये रास्ता क्यों तब्दील कर रहे हैं? नहीं, उसमें ना दो रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं? उसमें भी राहुल का नाम नहीं लिया उन्हें। जो राहुल गांधी का इशारा गिनाया जो है, उस पर भी राहुल का नाम नहीं लिया। उसकी शादी नहीं हुई बल्कि मजाक उड़ाया, उसके गांव में पटेल है नहीं, माफ करना मैं गलत कह रहा हूँ, ये तक ये छुपी बातों में बोल दिए कि वो तुम काबिलिश नहीं है, हकीम की जरूरत पड़ती क्या, फलां का। किसके ऊपर हुआ भाई? कौन सियासतदान है जो इस वक्त जो है अभी तक स्टिल बैचलर है? बल्कि माजिद साहब सबसे ऊपर जाएगी बात, बिल्कुल ऊपर से आएगी बात। नहीं, मेरी बात दूसरा मदाहिया मामला हो जाएगा। नहीं, देखिए, आप इधर से जा रहे हैं तो ऊपर से आना पड़ेगा। फिर कैसे ऊपर से आना है? ऊपर, बहुत ऊपर से आना पड़ेगा। अरे मैंने सुना, अरे मैंने तो राहुल गांधी की धिज्जा उड़ा दे रहा है नहीं, तो शादी नहीं हुई, फला नहीं है तेरे पास, वो हकीम की जरूरत होती क्या? अरे बोला ये क्या मसला है भाई? ये लोग हंस रहे हैं, हंस लिए, वो उनको भी मालूम हुआ तो उन्होंने भी हंस लिए, चलो ठीक है चलो बोल के। लेकिन किसी अपोजिशन ने एफआईआर नहीं किया, किसी उसके चाहने वालों ने कभी भी जाके कुर्सियां नहीं तोड़ी, कभी जाके स्टूडियो को तोड़ नहीं की, ना ही फिर जाके कोई उनकी स्टेट में जाके, उनकी गवर्नमेंट में, उनकी बल्दिया ने जाके डिमोलिशन नहीं किया। राहुल गांधी के खिलाफ मैंने सुना है, उनकी शादी को लेकर, उनके कुछ मामला को लेकर वो वियतनाम गए थे कहते कुछ दिन पहले, वो पता नहीं वो उनकी महबूबा है नहीं है क्या, हालांकि होंगी नहीं होंगी मुझे क्या पता, उनका जाती मामला होगा। उसके ऊपर एक नरेटिव गिरा दिया गया, वो हंसी लोगों की, खत्म। तो ये नहीं, उनका नाम नहीं लिया, मगर उसने मुल्क का नाम लिया, फलां साहब वहाँ गए थे या करे थे, ये हुआ पता नहीं क्या, नगर नाम नहीं लिया उसका। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, तो वो कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई भाई? आपने कहा कि राहुल गांधी को ही बनाते रहो, राहुल गांधी को बनाते रहो जी। तो ये जो बॉम्बे का जो मामला है, ये देखिए अब क्या हुआ। पहले तो आपने तोड़फोड़ करा दी फुल तरीके से, पूरा स्टूडियो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का स्टूडियो कहते हो, वो भी किसका है? वो प्लेटफॉर्म उसका कमरा उसका नहीं है, आर्टिस्ट का नहीं है वो जी। वो उसको सर्विस, हाँ, उसको हायर किया गया उन्होंने जी, हाँ, उसको दुकान जो उसकी है, उन्होंने आए, वो तबाह हो गया। अब उन्होंने कि नहीं, उन्होंने भक्तों की भी बात करके भक्तों को भी बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया। उन्होंने उसमें भी, इसमें जो लंबा चौड़ा था उनका सिर्फ छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसमें भक्तों को और फिर भक्तों के जो जिनको बात किसी का नाम जो बॉम्बे का जो है, जो कुछ इवेंट हुआ है, वो जो यूनिकॉन्टिनेंट होटल कुछ है ना, वो उसमें जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है, कई करोड़ रुपए उस पर लगे हुए हैं। उसकी देखिए किस तरह से धिज्जियां उड़ा दी गई, कुर्सियां बताई जा रही हैं। जो आर्ट के जो आर्टिफिशिस्ट है वो सारे के सारे तबाह कर दिए गए, उसका तो बड़ा नुकसान है। फिर होटल का नुकसान है, ये सारा तो हो गया। उसके बाद बल्दिया आ गई पुलिस के साथ, नहीं ये गैर मजाज हो गया। अरे कब से ये तो कई महीनों से बल्कि चल रहा है हमारा, तो यानी परमानेंट प्लेटफॉर्म है ये तो। हम लोगों को, आर्टिस्टों को बुलाते हैं, कहीं कभी कोई आर्टिस्ट आता, कभी कोई आर्टिस्ट आता, ये अपना परफॉर्म करके चले जाते हैं।
लेकिन कभी किसी ने तरह खुद पॉलिटिशियन आते हैं हमारे पास भी, उनकी फैमिलीज आती है, लेकिन कभी भी कोई ऑथराइज बल्कि नहीं आया। नहीं, ये होटल के परमिशन के अंदर ये शटर क्यों हुआ, ये टेंट क्यों कैसा हुआ, मतलब ऐसा सेमी स्ट्रक्चर, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है जी हाँ, ये, बिल्कुल मतलब कोई कंक्रीट का जो है नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा आर्टिस्ट वगैरह से होटल के प्रेमिसेस में उसको बनाया गया। देखा मैं वो आज उसका वीडियो देखा। जी जी। तो आपको क्या लगा? गद्दार, गद्दार कौन है? एक किस्सा मुझे याद है, एक केस बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 20-25 साल हुए होंगे। वो असल मामला एक महावीरा है। देखिए वो महावीर पे सादिक आता, नकटे को देख के नाक खुजाया। अच्छा हाँ, सुने जी। तो एक शख्स जो है, अभी कोई भी इंसेक्ट वगैरह आता ना भाई, जी जी। कोई मच्छर वगैरह आए तो यूं नाक खुजाया, इचिंग होती है। तो एक दूसरा आदमी आके उसको आके थप्पड़ मारने लगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे को देख के नाक खुजाता। नहीं, मैं आपको देख के नहीं, मच्छर वैसा आया तो मैं आपको देखा भी नहीं। नहीं नहीं, पूरे मजमे में मैं लगता हूँ, तुम मेरे को देख के करा। अब वो केस हो गया, FIR लंबा किस्सा हो गया, मतलब बता। खैर, लेकिन वो चीज़ सादिका ये महावरा है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो हकीकत है। नकटे को देख के नाक खुजाना महावरा ज़रूर है, लेकिन ये वाक़या हुआ था और इसकी मैंने रिपोर्ट लिखी थी कि एक नकटे ने जो है मजमे से निकलकर वो शख्स को पिटाई कर दी, और कहने लगा अरे भाई मैं तो तुमको देखा तक नहीं, तुम नकटे हो। अब मालूम हो रहा तुम जो मुझसे बिगड़ रहे हो, अब मालूम हुआ कि तुम नकटे हो। मुझे क्या पता, सारे मजमे में मैं तो अपनी जो है ऐसी कोई इंसेक्ट बैठी तो मैं हटाने लगा, मैं तो आपको देख के नकटा नहीं करा। नहीं नहीं, तो नकटे को मेरे को देख के नाक खुजाया। तो यही है, मैं गद्दार हूँ। अरे तुम गद्दार है, मैंने मालूम तुम गद्दार है, सो तुम्हें बोला हूँ। तो वही है जो एकनाथ शिंदे का जो मामला जो बता रहे हैं, हालांकि उनका नाम नहीं है, तो वो किरदार ट्रेटर, अरे मैं ट्रेटर हूँ, चलो ठीक है। तो ये हमारी मुल्क की आज़ादी, दस्तूर में दी गई आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके लिए बड़ा संगीन खतरा ला हो चुका है। ये अभी कोई बात नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होने वाला है। अब देखिए उसके लिए, यानी उसको ट्रेस करने के लिए, उसके ताक़ुब के लिए पुलिस को एक्टिव कर दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस को कहा गया कि जहाँ इसका जो है जो मोबाइल फ़ोन की जो रेटिंग होती है जैसे, उसको ट्रेस करने के लिए करो। कहा कि नहीं वो पांडिचेरी में, तो पांडिचेरी पुलिस को जो हम आगे DGP को, यहाँ के DGP फ़ोन करे, नहीं वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यानी ट्रेटर हो गया इन्हें, एक बड़ा यानी टेररिस्ट हो गया इन्हें, उसको DGP बम्बई के जो है वो महाराष्ट्र के CP उसको बोले, वहाँ से DGP को उसको मिशन गया पांडिचेरी, उसको पकड़ना ज़रूरी है, उसको ट्रेस करना है। उसके फ़ोन की ट्रेसिंग जो है, जो उसकी जो जियो होती कहते हैं ना कुछ, उसकी निशान मालूम होता है, तो उसकी जो है जियो ट्रेसिंग करने के लिए अहकाम दिए गए हैं। उसको फौरी पकड़ के लाओ, उसके खिलाफ फला केस है, अब उसको होने वाला है। तो अब ये हालत हो गई है, यानी एक बात जिसमें कोई जिक्र ही नहीं है उसके ऊपर ये बवाल। तो ये चीज़ें इनको तो यही होना चाहिए। अभी कल तक हम जो है औरंगज़ेब को वो कर रहे थे, तो औरंगज़ेब जो है किसी ने मेरे को भिजाया एक नोट, हमारे दोस्ती है वो, औरंगज़ेब मर के उनकी रूह बता रही थी, अरे मैं तो तारीख का हिस्सा बन चुका है ना भाई, करंट अफेयर में कैसा आ गया मैं? हिस्ट्री इज डिफरेंट, करंट अफेयर इज डिफरेंट। अरे मेरे को करंट अफेयर्स में डाल दिया तुम लोग। अरे बोल के उन्हें उसकी रूह बड़ी खुश हो रही, कहती अरे वाह मैं हिस्ट्री में जिंदा, मैं तो अब करंट अफेयर्स में हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी, ऐसा। तो ये क्या है, इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको इस तरीके से चीज़ों को डाइवर्ट करना। अब आप देखिए 2 दिन के बाद औरंगज़ेब फिर खबर में वापस चले जाने वाले हैं। अब ये नागपुर जिंदा रहने वाला है थोड़े दिन तक। उसके बाद अभी एक इशू होना है, ये मिल गया, नकटे को देख के नाक खुजाया, चलो तू करा, तू नाक खुजाया, तू बहुत बड़ा जुर्म करा, लिहाजा तेरे को अब जो है ट्रेसिंग करना है, तेरे को जो है कॉम्बिंग करना है, तेरी को पकड़ के लाना है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, और इस मुल्क का क्या होने वाला है, आप अदालतों पर भी अब भरोसा नहीं कर सकते। क्या मामला चल रहा है यशवंत वर्मा का, कितने पैसे निकले, अगर कहीं भी होते तो उसकी गिनती होती, कितने जले हुए हैं, कितने आज जले हुए हैं, कितने नहीं जले हुए हैं, किसकी उतनी काउंटिंग हुई नहीं हुई, कुछ नहीं, ये सब अदालत का मामला है। अब आप देखिए कोई FIR हुआ इसके ऊपर, कितना बड़ा जुर्म है, कोई FIR हुआ नहीं होता। FIR आप पे होता, मेरे पे होता है, किसी और जो है आर्टिस्ट पे होता, किसी कॉमेडियन पे होता, किसी ऐसे शख्स पे होता है जो किसी का नाम नहीं लेके अपनी बात कहता है, उसके ऊपर FIR ज़रूर होता है। तो ये इस मुल्क में अब कानून की हुक्मरानी की कोई बात नहीं है, और आप सरमाया लाएंगे, फला लाएंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि अभी मैं देख रहा था बीजिंग में जो है, शायद हाँ आज से शुरू हुई,
वो जो वर्ल्ड के जितने टॉप जो बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट्स हैं उनको इनवाइट किया गया। एक बड़ा जो है वहाँ जो है इन्वेस्टमेंट समिट, यानी पूरी वहाँ की सब मरकजी जो हुकूमत है उसकी तरफ से हो रहा है। जी। तो वहाँ वो कई ट्रिलियन का जो है ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। तो वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं और हम यहाँ उलझे हुए हैं, कहीं संभल में उलझे हुए हैं, कहीं नागपुर में उलझे हुए हैं, कहीं खुलदाबाद में उलझे हुए हैं। अब यहाँ आके जो है एक कॉमेडियन के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब ऐसा हो गया कि मैं समझता हूँ कि अब इस मुल्क में सांस लेना भी हो तो किस तरह से लेना, वो भी अब उसूल बताए जाएंगे आरएसएस के हेडक्वार्टर से, उसके लिहाज से हमको चलना होगा। मतलब क्या आपको लग रहा, मतलब पहले हमने देखा यूपी में, मध्य प्रदेश में और फिर दीगर नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में भी एक के बाद एक जो वाक़यात हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई वजह नज़र आ रही है? बिल्कुल वजह है। अब देखिए आसाम में एक बड़ा वाक़या हुआ। देखिए बिल्डोजर की भी जो कार्रवाइयाँ, वो भी हमको उस पर भी बात करनी है। फ़हीम खान को जिस तरह से खुली थी। देखिए वो आता हूँ उसके ऊपर। जी। आसाम में एक बड़ा वाक़या हुआ, हज़ारों लाखों बच्चों के मुस्तकबिल खेला गया। ऐन वक्त पे पर्चा लीक हो जाता है, लेकिन कोई इस पर ना गवर्नमेंट को बोलने वाला है ना कुछ। और जो तुम्हारा जो है बिस्वा शर्मा जो वहाँ का चीफ है, जो हर चीज़ में बोलता रहता है, वहाँ अब हत्ता कि अब ये कह दिया कि इस पर्चे इसके बारे में कोई ज़्यादा मीडिया में बोलेगा नहीं, हम जो बोलेंगे हमारे जो प्रेस नोट आएगा वही करने का है। तो मुझे अच्छा है, मुझे उससे अच्छा तो ये गल्फ़ की जो है जर्नलिज्म दिखती है, गल्फ़ का मीडिया दिखता। गल्फ़ में क्या होता है, आप दुनिया भर के, अब जैसे कि अल जज़ीरा देखता हूँ मैं, जी, वो सारी दुनिया का खबर बताता खतर के बारे में। जो प्रेस नोट जो प्रेस नोट है वही बताता उन्हें, मतलब जो प्रेस नोट जर्नलिज्म है जो सरकारी दिया जाता है वही बताता। बस अगर मान लीजिएगा अगर कहीं वाक़या हो जाता है और आप तशमीदीद गवाह हैं, आप अल जज़ीरा को फ़ोन करेंगे तो मतलब ठीक है भाई हमारे नॉलेज में है, दूसरे दिन भी खबर नहीं आती, तीसरे दिन भी खबर नहीं आती। जब आप पूछेंगे तो आप बोल दिए ख़त्म हो गया, ख़त्म। ऑफिशियल जब तक इसकी कंफर्मेशन ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं आएगा जब तक हम दे नहीं सकते, खुला बोल देते वो लोग। तो या तफरीही बातें जो है चला लें आप, वो भी कंसर्न के साथ। तफरी भी आप नहीं कर सकते, नहीं आपको कंसर्न दिया जाता इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री से, ठीक है आप इसकी कवरेज की पूरी आज़ादी कर सकते हैं। वो भी ये हमारे पैरामीटर से, पैरामीटर से भी आप डिबेट नहीं कर सकते, इसको किस अंदाज में पेश करना है वो एंगल भी बताया, लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो आसाम में देखा मैं, 11वीं का पर्चा पूरा लीक हो गया, बच्चे परेशान हो गए। यही होता है इनका, नौकरी का एग्ज़ाम पर्चा लीक हो जाता, बाहर आ जाता। ये कैरियर का एग्ज़ाम या फिर निसाब का एग्ज़ाम, एसएससी हो फला हो ये हो, 11वीं का पर्चा लीक होता, लेकिन कोई डिबेट नहीं, कोई खबर नहीं। कुछ लोगों ने बात की, देखो ऐसा हो गया साहब, हज़ारों बच्चे परेशान हैं। बोला आपका चीफ मिनिस्टर तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, कोई इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, कौन करे क्या नहीं करे कुछ बात नहीं। दूसरी बात, आप नागपुर के वाक़े से जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक फरमान जारी किया, और मैं भी फरमान ही कहूँगा क्योंकि अब ऑर्डर्स तो कोई सुनने वाला ही नहीं है जी, और फरमान तो मुगलिया फरमान हो गया, कोई सुने नहीं सुने कुछ चलने वाला नहीं है इसका, कि इवन अक्यूज बल्कि कन्विक्ट भी हो, ये तो खैर अक्यूज है फ़हीम खान के बारे में जी, ये कन्विक्ट, मैं भी बात किया मैं लोगों से महाराष्ट्र में, हमारे जो भी साथी सहाफ़ी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे, तो उन्होंने चीज़ें बताई मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट का पहले आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान रहा कि उसने कहा कि इवन कन्विक्ट भी हो तो आप उसकी जायदाद को बग़ैर किसी क़ानूनी तरीक़ेकार प्रोसीजर के आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। और एक चीज़ हुई, 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जी, जिसमें यूपी सरकार को कंपनसेशन देने की बात की थी। बात यह हुई कि इलाहाबाद जो अब जो प्रयागराज कुछ नाम कर दिया उसका जी, उसमें कुछ ऐसे लोगों के, जिसमें वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े लोग हैं जी, उनके घर को डिमोलिश किया गया। वजह क्या है, अतीक के साथ दोस्ती थी इन लोगों की, अतीक के साथ इनका मामला था। अतीक को जो है जिसको शहीद कर दिया गया था पुलिस की कस्टडी के अंदर, आपको याद होगा, उनके भाई के साथ अशरफ अहमद के साथ जी। उन्होंने बोला कि नहीं ये इतने बड़े जो आलिशान घर है वो अतीक के फाइनेंस करदा, बेनामी घर है। बेनामी कहाँ पे, ये हमारे नाम का, हमारे बीवी के नाम के पट्टे हैं। नहीं ये है, और क्या आओ देखे ना ताओ देखे, पूरे वो है 4-5 बड़े कॉलोनी को डिसमिस कर दिया, पूरा डिमोलिश कर दिया जी। ये लोग लोकल कोर्ट गए,
तो कोर्ट गेट भी नहीं नहीं बिल्कुल सही है, वो बल्दी लोकल अथॉरिटी सही करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वो भी बोला अरे नहीं वो तो बिल्कुल सही है भैया, आप कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो कराऊंगा आपके, ऐसा कैसा होता है, आपकी दोस्ती थी ना, दोस्ती थी, दोस्ती का मतलब एक एमपी के एक आम आदमी के साथ, एक वहाँ के वकील के साथ, आप शहर के आप एमपी हैं जी हाँ, तो शहर के जो बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात तो रहेंगे जी आप। हाँ, कई लोग, जी हाँ, नहीं आपकी तस्वीर है उनके साथ, यहाँ तो डिमोलिश कर देते। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक रुख लिया, बताइए इसकी वजह क्या है, इनके घर क्यों डिमोलिश किए गए। नहीं अतीक के साथ इनकी मामला थी, अतीक इनका फाइनेंस करता था, अतीक का पैसा है ये, इसलिए हमने अतीक की वो समझ के कर दिया। सबूत क्या है इसका, तस्वीर है सब इन लोगों के साथ बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला ये क्या प्रोसीजर है, अब इनके पूरा कंपनसेशन देना आपके ऊपर पड़ेगा, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उसके, फिर अतीक का पूरा अभी वही नहीं हुआ ना, ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ, अब उसको ख़त्म कर दिया। खैर अदालत ने वो बात नहीं कही, बता रहा हूँ मैं, वो ट्रायल पूरा होता, वो साबित होता कि ये लोग जो है अतीक के साथ कारोबार में मुलविस थे, हाँ, तो तब कहीं एक रीज़न बनता था। जी हाँ, यहाँ कोई रीज़न नहीं, महज तस्वीर दोस्ती, कुछ उनके फाइल्स देख लेके, और नहीं इनकी वकालत करते थे, वकील साहब बड़े हैं शहर के, चलो वकील होने से क्या मतलब है। तो केस ये नहीं बता रहा हूँ, ना सिर्फ अक्यूज बल्कि कन्विक्ट को भी आप नहीं कर सकते। और रही बात फ़हीम खान की, फ़हीम खान का जो घर है 2 मंजिला घर है, जी हाँ, और दूसरे भी उनके जो साथी हैं हाँ, इफ्तिखार, उनका भी जो है हाँ, वही किया गया, तो वो शायद 1-2 करोड़ का घर उनका, वो भी जाकिरा बेगम उनकी अहलिया के नाम पे, उनमें उनकी माँ बाप बच्चे वगैरह सभी रहते हैं, सबको रोड पे ला दिया। पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके 57 केसेस डाले, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 57 केस, जिसमें एक ऐसा भी केस है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जी हाँ, जिससे 2 साल तक आपको बेल ही नहीं मिलेगी, जी, नंबर 1 ये हो गया। और इनके साथ 500 अदर्स, उन पे अलग अलग केसेस है, लेकिन 7 लोग या 8 लोग ऐसे हैं जिन पे 57 केसेस डाले गए। जी हाँ, और ये कहा कि ये मास्टरमाइंड, ये जितना भी जो है फसाद हुआ है, वह जो है वहाँ के तशद्दुद लोग, हुआ है, साफियों से मैंने पूछा कि भाई ये मास्टरमाइंड कैसे हुआ है, उन्होंने कहा कि देखिए जिस दिन ये रैली पूरी निकाली गई, दिन भर ये पुतले जलाते रहे, दिन भर फिरते रहे इधर से उधर, ये चौरस से वो चौरस था, कोई पुलिस का नज़म नहीं, वो नहीं, कोई मुसलमान उसकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ भी कर ले रहे हम क्या करना है। तो अब इनसे रहा नहीं गया, ये लोग मुश्तइल नहीं हो रहे, क्या बात है, इतना हम चला रहे हैं, चीखा मार रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं, पूरे नए सौ नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कम्युनिटी बाहर क्यों नहीं आ रही। तो किसी ने एक शर ने उसमें से कहा कि नहीं ऐसे करो, बड़ी दरगाह है देखो इन लोगों की, वहाँ की चादर खींच के ला लो, और वो पूरा वीडियो उसका क्या कि लोगों में, और ये वीडियो चादर खींच के कराने का खुद इन लोगों ने वो किया कि लोग इस्तेशाल में आ जाए। तो हो गई बात, इसी वीडियो को लेके फ़हीम खान की गलती ये हुई, वो वीडियो लेके कमिश्नर के ऑफिस गए, सिटी कमिश्नर, सिटी कमिश्नर ने बाकायदा हाँ मेरे पास इसका सबूत है, ये जली बोल के बताया। और दूसरे दिन असेंबली में झूठा चीफ मिनिस्टर क्या बोलता है, नहीं ये कुछ चीज़ जली नहीं, खाली पुतले जले बोलता। देखिए दोनों में तजाद है, उसका भी रिकॉर्ड मैंने यूट्यूब में देखा, बाकायदा रिकॉर्ड है कमिश्नर का। और ये जब कमिश्नर के उस पर, वहाँ एक शिवाजी का स्टैचू भी है, तो वहाँ सारे लोग मजमा जमा हुआ, कहा कि भाई हम भी जो है ये क्या हो रहा है, हमारे मज़हब का पार क्यों हो रहा है, ठीक है आप पुतलो जला लो कर लो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ भी कर लो, या खबर को तोड़ लो, हमको क्या करना है, लेकिन ये चादर क्यों जलाई गई। तो उसके ऊपर अब उन लोगों ने शरअंगेज़ी शुरू कर दी। मनसूबा देखिए किसका है और मास्टरमाइंड कौन बनता है। और ठीक है अक्यूज़ बना दिया, अक्यूज़ इसकी तहकीक हुई, अक्यूज़ की जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। आप मामूली जो है छोटा केस भी करेंगे तो FIR लगाने के बाद पुलिस की जो आयु होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, कुछ वक्त लेता है कि मेरे को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए इसके, या इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप तय कर लिए इन्हें मास्टरमाइंड है, इन्हें फला है, इन्हें ये है, और अच्छा ठीक है अक्यूज़ हो गया। अक्यूज़ होने के बाद उसके नाम की जायदाद है क्या, उसके नाम की प्रॉपर्टी है क्या। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा अरे सुप्रीम कोर्ट बोलते रहता भाई ये तो पहले ढहा दो ना, देखेंगे, बोलेंगे कल के जैसा कि उस केस में बोला होगा भाई कंपनसेशन दे, जब देखेंगे जो भी होता है देखेंगे, अभी देना पड़ता है क्या हमारे को, पहले चलो इनको साथियों को, ताकि सबक सिखाना है, ये बताना है कि हम हिंदुओं के वाफिज हैं, हम मुसलमानों को उनकी जगह रखना चाह रहे हैं,
जी। तो ये और एक चीज़ मैं देख रहा था, वहाँ के नागपुर के एमपी साहब हैं, वजीर भी हैं मरकज़ में, नितिन गडकरी नाम है उनका जी। तो उनके भी कुछ दिन वीडियोज वगैरह उनके जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी मुसलमानों की पसमानदगी के बारे में कह रहे थे कि 75 साल हो गए लेकिन ये लोग रक्षा, पान की दुकान, होटल, ढाबा, कच्ची बस्तियों में रहना, ये रहना। तो ये एक जिनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, हुकूमतें की, इस 75 साल में उनकी हालत किसने बनाई? ये भी तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। देखिए, तो कैसे आप, खैर वो एमपी हैं, ठीक है, फ़हीम उनके ख़िलाफ़ मुकाबला भी किए थे, ठीक है, तो आप बताइए क्या फ़हीम यानी मास्टरमाइंड हो सकता है, प्राइम अक्यूज़ बन सकता है? तो ये दोहरा म्यार आप लोगों का, एक हमदर्दी तो जताते हैं, अरे कौम ऐसी हो गई, एजुकेशन में सबसे पीछे हो गई, ड्रॉप आउट रेट, ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं, वही तो भी सरकारी आंकड़ों के साथ, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, सही है, हमको आईना दिखाए, लेकिन आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी, कुछ बोले आप? मौलाना आज़ाद फाउंडेशन फेलोशिप बंद कर दी, कुछ बोले आप? जी। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे ख़त्म कर दिए, कुछ बोले आप? जी। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन को तायद कर दी कि यस ये गलती नहीं है, बराबर दे सकते हैं, ठीक है, मुलाजिमतों में मत करिए, आप एजुकेशन में दीजिए। कभी आपकी सरकार भी आई ना, कभी आपने किया? एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं। हाई कोर्ट ने अप्रूव करा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रूव कराए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे जी। एक रेजोल्यूशन आया था, असेंबली में बिल भी पास हुआ कि नौकरियों में और तालीम में इनको 5% देना है रिजर्वेशन बोल के, जी। शुरू भी करने वाले थे। खैर वो इलेक्शन से पहले हरकतें करते हैं कांग्रेस के लोग भी, समझिए। वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट में काफ़ी चला, तो कोर्ट में क्या कहा कि ठीक है मुलाजिमतों में एक मसला होता है, एजुकेशन में कुछ, उनके इनकी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। महमूद रहमान कमीशन बैठा था, आपको याद होगा। जी। जी। उसके हवाले से जब बात की गई, कहा कि उसके अलावा बाद में दीगर जो मरकज़ी सरकार के कमीशन और कमेटियां जो बैठी थी जी। उसके हवाले से जब बात की गई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है कि एजुकेशन में इनकी बहुत पसमानदगी है, इनको पढ़ने दे दीजिए, ये खुद अपना रोज़गार कर ले सकते हैं। जी। अप्रूव करा, अप्रूव होने के बाद आज तक भी जो है नितिन गडकरी की पार्टी वहाँ सरकार में है, जी। इससे पहले भी सरकार में थी, क्यों नहीं करते आप? उनके कॉलेज आप देखिए, मेघालय में, आसाम से बाहर है, आसाम के एक बहुत मुखय्यर शख्स, अनवरुल हक नाम है उनका, जी। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करते, कहते कि ये इंजीनियरिंग जिहाद है। कौन कहता? आसाम का सीएम, अब उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है, 2 महीने से अरेस्ट करके रखे हुए। जी। नहीं तुम इंजीनियरिंग जिहाद करा रहे। अरे भाई वो तो वहाँ क्रिश्चियन, बुद्ध वगैरह बच्चे पढ़ रहे, मुसलमान चंद बच्चे हैं, मैं उन मतलब जो भी बच्चे, जो भी, मैं तो मजहब देखा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग कायम करा, वहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं था तो मैंने बड़ा कॉलेज कायम किया। नहीं आप इसके ज़रिए वो, चूँकि आपके पास चंद मुसलमान बच्चे ही हैं, ये सारे बुद्ध बच्चे हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, इनको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और आप खिलाफ वर्जी करें। तो मेघालय की सरकार, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी, आसाम के चीफ सेक्रेटरी को लिखता है ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, इसकी जो है जो रेटिंग होती है, नेशनल जो रेटिंग होती है, ये इतनी है, ये इसमें इतने हो गए, कोई सर्टिफिकेट में घपला नहीं है, ये नकली नहीं है, या एग्ज़ाम पूरी सरकार की तरफ से जो है पूरा इंतज़ाम होता है, इसमें कोई कन्वर्शन की बात भी नहीं होती। सारा चिट्ठी लिखने के बाद भी उसको कैद में रखा भी, यानी हम अपने कॉलेज भी कायम नहीं कर सकते। कॉलेज कायम कर देंगे तो फलां जिहाद, एजुकेशन जिहाद, वो जिहाद, ये जिहाद, ये पता नहीं ये किधर ले जाएगा इस कंट्री को तुम लोग। अब देखिए संभल के जो है जामा मस्जिद के जो है कमेटी के जो सदर थे जफ़र अली साहब जी, उनको अरेस्ट कर लिए। क्या है? नहीं, उन जाकर आए थे, कहते वो कमेटी जो आई थी जो सर्वे करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो बोल के आए थे तुम लोग मारते जाओ बोल के। बोले मैं आप लोग आए, मैं बाहर निकल के फिर अंदर आ गया, मैं तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, वो तो बहुत दूर थे, पुलिस का इंतजाम था वहाँ तो सारा, फिर कैमरे भी तो रखे हुए हैं ना। नहीं आप बोल के आने से हुआ। अब नागपुर में इरफान अंसारी का इंतकाल कर गया, पहले इनको अक्यूज बनाया गया, टार्चर किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल को ले जाया गया, लेकिन ये कस्टोडियन डेथ नहीं होती है, नहीं ये बलवाई में मर गया ना, उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं, उसके कोई कंपनसेशन नहीं। फ़हीम के घर पे, उसके पड़ोस के घर पे, उसके घर पे डिमोलिशन हो जाता।
तो ये हिंदुस्तान है, आप कैसे इसको तरक्की करेंगे, कैसे ले जाएंगे इसको आगे? जब तक इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी के साथ आप मुठभेड़ करेंगे, उसको नीचा करने की कोशिश करेंगे, तो खुद भी नीचे हो जाएंगे। यकीनन आज हम हमारे साथ यकीनन एक तबके के साथ आपको जो है बिल्कुल एक किस्म की नफरत पैदा हो गई। कल अपने घर वालों से नफरत होगी, उसके बाद एक दिन आएगा अपने साया जो अपने साथ रहता उससे नफरत हो जाएगी, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। भाई साहब, अब जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की जानिब से जो जिस तरह से एक पेशरफ्त हुई है और एक थोड़ा सा इनका यानी स्टैंड जो है वो बोल्ड हम देख रहे हैं, और तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि मुल्क गिर सतह पर जिस तरह की कॉल दी गई है कि हम वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो है अपनी तहरीक को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिसका आगाज़ पटना से और फिर विजयवाड़ा से जो है 26 और 29 को किया जाएगा, तो ये क्या कुछ असर दिखाएगा सरकार पर? देखिए, ये वो के मामला मुसलमानों के साथ है, लेकिन यहाँ मामला दस्तूर की हुक्मरानी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो होती है उससे मुताल्लिक है। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इसमें बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की है, दीगर तबक़ात की है, सिख की है, दीगर BC जो क्लास के लोग हैं, SC के क्लास के लोग हैं, ST के क्लास के लोग हैं, जो ईसाई तंजीमों के लोग हैं, ये सारे के लोग साथ हैं। गो के मसला मुसलमानों का है जी। तो ये बात करता है कि जिन जिन को हमारे मुल्क की दस्तूर की जो पामाली हो रही है, जिससे उनको फिक्र है, इसमें सियासी लोग भी हैं, गैर सियासी लोग भी हैं जी। तो देखिए, दस्तूर के मुताबिक जो यानी जो इजाज़त दी जाती है उसके तहत ये लोग वो क़ानूनी रास्ते के ज़रिए एहतजाज करना चाह रहे हैं। और ये दो रियासतों पर क्यों फोकस है कि ये दो नाम नहाद सेकुलर हैं। किस तरीके से इन्होंने सेकुलरिज्म का लिबास पहनकर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर इस तरीके से जो सरदमेहरी की और इस तरीके से जिन्होंने ज़ाफ़रानी रुमाल पहन लिया, तो उस रुमाल को बेनकाब करने के लिए इन लोगों का माना ज़रूरी है। और आप देखेंगे जिस तरीके से जंतर मंतर में कुछ दिन पहले हुआ, इसमें समाज के तमाम तबक़ात और तकरीबन तमाम सियासी जमातें, ये NDA की छोड़ के सब ने हिस्सा लिया उसमें। अब ये मसला सारे हिंदुस्तानियों का मसला है, हालांकि मसला मुताल्लिक़ वक्त से मुताल्लिक़ है, लेकिन ये मामला है। आप देखिए, मैं कल ही आपको जिक्र कर रहा था, तिरुपति में इवन होटल रखने वालों को, लॉज रखने वालों को, अरे भाई हमारी जायदाद है, उस पर कर, अब तो लाइसेंस तो हमारा है ना, बगैर लाइसेंस के आप होटल चला सकते हैं, बगैर लाइसेंस के आप लॉज या क़ियाम की जगह लगा सकते। हम वहाँ मनसूख कर रहे हैं बर्खास्त, यानी एक ऑर्डर पे। अरे भाई हमारा कारोबार है, इतने ख़ानदान पर वो नहीं, तो मुसलमान हो बर्खास्त। अरे भाई हिंदू लोग काम करते हैं हमारे पास, वो कुछ नहीं, मालिक तो तुम है ना, मुसलमान है ना मालिक तुम, तुम्हारा लाइसेंस बर्खास्त आज से। तिरुमला जी। ये आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, जो इंतहाई मौका परस्त। यकीनन ठीक है, उनके साथ हमारे बड़े रवाबित रहे हैं जब वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, फिर बाद में अपोजिशन लीडर भी थे, तो वो सवाल अलग है। लेकिन बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो बदल लीजिए रंग, किसने है, हम भी साथ रंग देखते हैं। तो क्या हमारे साथ पॉलिटिकली भी और अपोजिशन को देखें तो जिस तरह का रोल होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, और जो साथ थे वो ये बिल्कुल जिन्होंने मुसलमानों के वोट्स लिए, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें, उनकी जानिब से भी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि ऐन वक्त पर जो उनको काम करना है वो कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है वो अपने जो एजेंडे को आगे बरमला तौर पर, खुले तौर पर जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। तो अब आपके पास ये जिस तरह से एक ये एजिटेशन का जो है ऐलान किया गया है वक्त तरमीमी बिल के हवाले से, तो क्या हम इसको वाकई ये समझ सकते हैं कि ये अपने यानी मकसद को हासिल करने तक, मकसद क्या है इस पर नज़रसानी की जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, जैसे किसानों ने किया था, क्या वो चीज़ हो सकती है इसमें? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही की। और जो सीक्वेंस आपने जो किसानों के आंदोलन का, उनके एहतजाज कर दिया, उसकी नज़ीर हमारे पास है। एक चीज़ आपने कही कि नज़र नहीं आ रहा अपोजिशन का, या जो मुखालिफत हो या दीगर जो चीज़ें हों, खुद जंतर मंतर पर कितना TV ने बताया, आपके गोदी मीडिया ने, जंतर मंतर वक्फ बिल पे कितने डिबेट्स हुए, ये भी तो नज़र इसलिए नहीं आता कि आपका जो गोदी मीडिया है, जो पलाऊ मीडिया है, आपका जो है नमकखार जो मीडिया है, वो आपको आज़ादी से नहीं बताएगा। आप खुद देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत का जो मसले में, वो खातून को जो है कैसे जो है
जलील किया गया उसको, इंतहाई उसके कर्ब में लगा, उसको बिना किसी उसके कैद में रखा गया, उसको सीबीआई के उसमें रखा गया, टार्चर किया गया उसको, उसका कौन खमियाजा बचेगा? उस पर जो ठीक है उसकी दोस्त थी उन्हें उस पर जो है कातिल का इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर उसको अरेस्ट करवा के और 3 महीने तक चीखम पुकारी करके, जी हाँ बिल्कुल, इस पे कोई नहीं, इस पे इन लोगों के खिलाफ केस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सरकार इनकी सरपरस्ती में, इनके मीडिया के खिलाफ तो केस होना चाहिए। अगर वो खातून, मगर वो भी क्या करेगी बेचारी, के लिए मजबूर खातून, उन्हें ये बोली कि भाई राहत मिल गई वही बहुत है, बल्कि उल्टा केस डालना इनके, जिन्होंने मेरी बेइज्जती की, जिन्होंने मुझे गैर ज़रूरी कई महीनों तक जेल की सड़का मेरे को क्लियर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मेरे जो कुछ असासे थे वकीलों के पीछे चले गए, इतना सताया मेरे को, इतना सताया उस खातून को। तो ये मीडिया कहीं इस पर डिस्कस करता नहीं करता। तो ये बताना मकसद है कि इन्होंने जिस तरीके से नाज़ीज़म में जी या मसोली ने इटली में किस तरीके से उस वक्त का मीडिया, जी उस वक्त का मीडिया एक अलग नौयत का था, जी हाँ, उस वक्त का मीडिया रेडियो का था, टेलीग्राम का था और अखबारात का था जी, टेलीग्राम मतलब वो चलते थे, वायर सर्विस चलती थी, वो थी, और मुनादियों का खैर कॉन्सेप्ट मैं भी देखा बचपन में, अब वो अपने पास नहीं रहा अभी इस वक्त। गवर्नमेंट की जो पब्लिसिटी होती, हम एक प्रोजेक्ट में DAVP पढ़ के इधर अभी भी काम कर रहा, डायरेक्टर ऑफ विजुअल पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, हमने ये स्कीम लगाई है। तो ये कोई गांव में जाके मुनादियाँ कराते थे कि फ़लाँ वक्त जो है वो हम आपको एक प्रोजेक्ट चीज़ दिखाएंगे, फिर उसके बाद वो माहिरीन आके आपसे बात करेंगे, बोल के ढोल लेके पीट के जी एक जगह करके पिटारा करते थे, मतलब लोग जमा होते थे वो शाम के टाइम पे, फिर उनके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम भी होता था, फिर वो गांव के जो बड़े ज़िम्मेदार सरपंच होते थे, मुखिया होते थे, उनको भी बिठाया जाता था साइड डिस्ट्रिक्ट में बिठा के, ये सरकार की स्कीम है, इससे इस्तेफादा होता, इससे इतने किसान कितने लोग हैं, फलां हैं, ये चीज़ें ये समझाते थे स्कीमों जी। अब तो वेलफेयर का ख़त्म ही हो गया जी, कोई नहीं, अब स्कीम की ज़रूरत होगी, ऐलान हो जाता, अब जाके फलां वेबसाइट पे जाइए, फलां मी सेवा सेंटर पे जाइए, वहाँ अप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं, शख्सी तौर पे जो बोलने की जो बात होती थी वो नहीं। तो वो मुनादियाँ कराता था मुसोलिनी, हिटलर, तो अब वो तो दौर ख़त्म हो गया, अब इनके पास तो बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है गोदी मीडिया का, दे। अब आप देखिए वो जिसका जिक्र हो रहा अभी कॉमेडियन का, जी कुणाल कामरा, हाँ कुणाल का जो है, तो वो होटल वाले से वगैरह से नहीं, जो हमारी जो एजेंसी जो आजकल काफ़ी मशहूर एजेंसी है, उसका जो पहला वो, अरे नहीं वो हमारे लीडर की तौहीन नहीं, पहले उनके इंटरव्यू लेंगे। अभी तक उसके हैबिटेट वालों की कोई इंटरव्यू नहीं लिया, ना ही होटल वाले का कोई इंटरव्यू लिया। और खैर वो कुणाल तक पहुंचने की तो बात छोड़िए, उल्टा वो गुंडों का लिया जरूर, तुमने क्यों किया? अरे नहीं हमको फ़ख्र है हमारे लीडर पे, ऐसा कर, अरे तुम्हारा नाम नहीं, अरे सब इशारा किया है तो हमारे ही है ना, हमारा लीडर ही ट्रेटर है, यानी बोल दे रहा हूँ उन्हें खुद, मेरा लीडर ही ट्रेटर। अरे कैसा हो सकता भाई तुम, हाँ वो तो कह रहा हूँ मैं, ऑलरेडी एक्सेप्टिंग, हाँ दाढ़ी अजीब दिखा, अरे वरना तो सही कुछ बोल नहीं, वो इशारा हमारी तरफ ही था। अरे तुम कैसे होता भाई, नहीं वो दाढ़ी तो इनको है, आईना की नूच पहनते हैं, गद्दारी भी की, तो अरे अजीब बात है। तो ये एजेंसी बिकाऊ मीडिया जहाँ होता है, बिकाऊ अदालतें जहाँ होती हैं, अब देखिए अभी जिक्र हो रहा था ना यशवंत वर्मा का, जी जी, बिकाऊ कैसे आस्था पे जो है आप दे दिए, फराउंस पे दे दिए। और मैं कल आप जिक्र कर रहा था, मैं भी एक चीज़ का जो है विटनेस, एक बड़े आदमी की जो है बेल के लिए कैसे जो है तरकारी की बास्केट में जो है नीचे सब्ज़ी भिजाई गई थी, बेहतरीन सब्ज़ी, तो उसका भी मैं वाकिफ़ हूँ, यहाँ ही हुआ था हैदराबाद का वाक़या। तो ये कितने जजेस की कुर्सी पे बैठ के कैसे नालायक और कैसे लोगों को लाया जा रहा है। इसका प्रोफाइल देखा मैं यशवंत का, जी जी, कोई मेरिट में जो क्लास जो होता, क्लास जो एग्ज़ाम जो मतलब जो अच्छी किस्म के जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते या नेशनल कॉलेज, वहाँ कोई दाखिला नहीं मिला इसका, कारण की जो है झुमरी तलैया कोई पता नहीं, रेडियो सिलोन में सुनते थे हम, झुमरी तलैया चाय बासा बोल के, बिहार के कुछ इलाके हैं शायद, वहाँ के एक ढालिया कॉलेज में जाके पढ़ के आया। चूंकि संग हो तो शुभ है, संग साथ हो तो कुछ नहीं, संग साथ है चले गए, प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं, फेलियर प्रैक्टिस, जज बन गए जो है अपने दिखाने लगे अपने जौहर। तो यही होता, जिसी बीज रहता फसल वैसी होती। तो ये पूरे बीज, शेखर यादव का भी वही है, वो भी वही बीज का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है वो भी जी।
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरीके से वो बीच पूरी तरीके से वो तैयार है, फसलें तैयार हो जाती हैं। कोई अब हमको कोई वो भी नहीं लग रहा है, चूँकि तुम लोग जिस तरीके से जजेस, अब देखिए कुछ दिन पहले भी जो है नए जजेस का तकर्रुर हुआ, जी हाँ, उनका पूरा प्रोफाइल देखा मैं, अरे लग गया ये तुम ना भाई आज से क्या 20 साल से चल रहा है, तो छोड़ो क्या करना है, ऐसे ही लोग आ रहे हैं और फैसले भी वैसे होंगे, अदालत से इंसाफ के बजाय इंसाफ हो जाएगा। लेकिन बात ये होगी कि बहरहाल जब भी अदालत की बात करें और जब भी जो है अदालत के मामलात की बात करें, जब भी अदालत को चलाने वालों की बात करें और फिर इंसाफ जो फराहम करने वाले हैं उनकी बात करें, तो फिर ये भी जो है आपके सर पर और हम सब पर आयद है कि पूरे सम्मान के साथ पूरे जो है ये बरकरार रहेगा हमारे सब, इसमें जो है कोई रत्ती बराबर कमी नहीं हो सकती कि सारा सम्मान नहीं देखिए एक नहीं, आप देखिए दस्तूर में एक क्लाज है, तमाम शहरी बराबर है, काम के बराबर है भी, ठीक है, जज के लिहाज से आपके प्रिविलेजेस हैं जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर से बेशुमार दौलत निकल गई, उसको कितने हैं हमको मालूम नहीं हो रहा। अभी आप ये कब एक हफ्ते के बाद आया किस्सा है, जी, होली कब हुई जी हाँ, और आया 2 दिन पहले ये, जी हाँ, क्यों भाई तक छुपा के क्यों रखा गया था? होली को बाहर गए, जी हाँ, किसके साथ गए वो अलग सवाल है, जी हाँ, घर पे कौन थे वो अलग सवाल है, मालूम करें आप, जी हाँ, किसके साथ इन्होंने गए थे, अगर एक दूसरा आदमी कोई होता, इनके साथ गए थे, इनके घर पे ये लोग थे, ये रकम ये थी, ये इतनी गिनती हुई, ये फटे नोटों की इतनी गिनती हुई, तरफशुदा नोटों की गिनती नहीं हो सकी, ये सारी तफसील आ जाती है हमारे पास। बिल्कुल, इस पे पूरा पर्दा लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पर्दा लगा हुआ है पूरा, कि आप नहीं। बहरहाल मुल्क की ये सूरत हाल है कि हमारे अब इस वक्त जो है जो इशू नहीं है, नॉन इशूज़ हैं, वो इशूज़ इसमें उलझते जाएंगे, इसमें उलझते जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अब बहरहाल जनता को जो है फैसला करना होगा कि आप खुद देखें कि आपके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। बजट सेशन चलता है, दूसरा मरहले का आगाज़ होता है, तो उसमें आपके हित में आपके लिए क्या चीज़ें हुई, किस तरह की बिल्स लाई गई और किस तरह के मुद्दे जो है चल रहे हैं, जिस पर बात हो, जिस पर डिबेट हो, जिस पर सवालात हो, सरकार को जो है झिझोड़ा जाए, क्या वो सारी चीज़ें चल रही हैं, या फिर ये जो इश्यूज हम देख रहे हैं, कभी नागपुर में तो कभी उत्तराखंड में तो कभी जो है उत्तर प्रदेश में तो कभी कुणाल कामरा, ये सारी चीज़ें जो है आपके इश्यूज़ हैं, ये ख़ुद आपको जो है इसका जो है जायज़ा लेना होगा। मैं सब आखिरी सवाल करूँगा, वो गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से है, किस तरह से देख रहे हैं आप? इजरायली मजालिम इंतहा को जो है पहुँच रहे हैं माह रमज़ान के दौरान भी, और आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 30 के करीब जो है शहादतें हो चुकी हैं। जी अभी देखिए जहाँ तक है, इन्होंने अब ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। जी हाँ, इनकी जो बड़े बड़े तोपखाने हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो पहले तो हवाई हमलों से तो पहले से ही 2-4 हैं, अब ये जो है मैदानी जो है ज़मीनी लड़ाई ये शुरू कर दिए हैं, और बदतरीन किस्म का जो है, कोई हॉस्पिटल सलामत नहीं रहा, जी हाँ, कोई अकामत खाना, कोई रेसिडेंशियल मुकाम नहीं रहा कि लोग जाके कर सकते हैं। और देखिए पहले से ही पानी बंद है, पहले से ही बिजली नहीं है, पहले से खुराक बंद है, इनको भूख की तरीके से मारा जा रहा है। और मैं एक देख रहा था कि इसमें उन्होंने कहा कि भाई अब भूख को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, चूँकि बच्चों की ग़िज़ा नहीं है, फिर भी मर्द आदमी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है, बच्चों के लिए जो दरकार मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं है। इस तरीके से ये पूरा इलाका जहाँ 25 लाख के करीब लोगों की, जिसमें से 50 लाख तो चले गए, 50,000 तो चले गए, अब इनके लिए पूरी तरीके से एक मानो में एक डिटेंशन कैंप बन के रह गया। और तमाशा देखने वाला जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, ये सारे तमाशे देख रहे हैं। और इस तमाशबीनों में कुछ जियाले हैं जो यमन के साथ बराबर, यमन से बराबर अपने वजूद का यकीन दिला रहे कि मज़ाहिमत अभी ख़त्म नहीं हुई, मरने तक हमारी मज़ाहिमत जारी रहेगी। और पूरी दुनिया ये देख रही। और अब ये हो गया कि जब बाइडेन के दौर में मुजाहरे होते थे, जी हाँ, तो अब वो यूनिवर्सिटी कैंपस, आपने बताया काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जो है कई दिन तक वो छोटे छोटे डेरे डाल के बैठ गए थे, जी हाँ, उनमें से अब तलाशी शुरू हो गई। उसमें तो कुछ हिंदुस्तानी भी थे, अब उनको निकालना शुरू हो गया, जिसमें कई ऐसे स्कॉलर हैं जो यूनिवर्सिटी, बल्कि उन्होंने कोर्ट से भी वहाँ की इजाज़त दी कि ये लोग हो चुके, मतलब यहीं के हैं और इनकी काफ़ी रिसर्च है और यूनिवर्सिटी इनकी जो है खिदमत की ज़रूरत है। तो अब वहाँ की जो होम सिक्योरिटी कुछ है ना, वो जी जी, उसको जो उनका जो इदारा है, जो कुछ महकमा है, जी जी, नहीं इनको जो है वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, इनको डिपोर्ट कर देना है। तो अब चुन कर जिन्होंने
प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट में अब आज नहीं, अरसा पहले लिया था। हाँ, वो भी उनके नाम निकाल कर, उनके वीडियो निकाल कर, उनकी पूरी तहकीक कर कर उनको बाहर क्लासरूम से निकाला जा रहा है। बाद लोगों को ये भी इत्तला मिली कि उनको खुद उनके जो अकोमोडेशन है वहाँ से सामान लेने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल के वो डिटेंशन कैंप में भेज दिया। वहाँ से अब उनका जो कार्रवाई होगी आगे बचाने की कार्रवाई हो जाएगी। तो इस हद तक अब जुल्म, यानी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जुल्म हो गया। वो मुल्क जहाँ पर खुलकर हुआ करता था, इज़हार ख्याल की आज़ादी। हिंदुस्तान में तो हुआ है, हिंदुस्तान में आपने डीपी यानी आपने लगाई तो केस बने ना, या खुद यूपी में केस बने, कई जगह बने। यहाँ फ्लैग लगाने में, कश्मीर में एक फ्लैग लगाया था मुजाहरे के दौरान, वो ताजिया वगैरह कुछ था, देखिए उस पे केस लगा दिया गया। यानी आप इवन झंडा, ठीक है भाई, फिर दिल्ली में उनका एक एम्बेसडी लगा हुआ है, फिर वहां से भी निकालने लगाई है। इनके दोहरे मेयार, ये जो है खुद जो दूसरों के नहीं है तो खुद के भी नहीं रह सकते ये लोग। यकीन भाई साहब, अब 1 मिनट हमारे पास। लिबनान पर भी हमले किए जा रहे हैं और इधर जो है यमन पर अमेरिका हमले कर रहा है, यानी कि उधर गाज़ा, उधर लिबनान और इधर यमन। देखिए, किसी ने मुझे एक मैसेज भेजाया कि दुनिया सारी, यूरोपीय कम्युनिटी, अमेरिका वगैरह ये कहते हैं इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंस, यानी उसको अपनी मुदाफ़ियत की पूरी आज़ादी है जी। अब ये सवाल पैदा होता है कि लबनान को उसकी आज़ादी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, यकीन यमन को नहीं है, सीरिया को ज़रूरत नहीं है, यमन को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत किसी को है, इसराइल को है। तो देखिए, दुनिया दोहरे मेयार, इसराइल हैज़ द यानी राइट टू डिफेंस, एग्जैक्टली। तो राइट टू डिफेंस लेबनान के लिए लागू नहीं होता, राइट टू डिफेंस सीरिया के लिए नहीं होता, यमन के लिए नहीं होता, किसी और मुल्क के लिए नहीं होता, होता है सिर्फ इसराइल के लिए होता है। तो इसराइल जो चाहे कर सकता है, क्योंकि मेरे को डिफेंस का हक है। तो ये इस तरीके से पूरी दुनिया, बल्कि ये पूरे अरब लोग, पूरी इस्लामिक दुनिया, अब देखिए इस्लामिक दुनिया में भी जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में एक किस्म के बाजे वालों की सरकार बन के रह गई, और खुद तुर्की में जो खुद दावेदार था वहाँ पर वो भी वहाँ किस तरीके से हरकतें कर रहा है उन्हें। तो ये एक किस्म का खुद अपने अंदर ऐसा भोंचाल बना के रख दिया। अब फ़लस्तीनियों के आंसू कौन पहुँचेगा? लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो जुल्म बढ़ता जा रहा है कि ये ऐसा अंदाज़ा किया जा रहा है कि कोई एक बड़ी तब्दीली जो है ज़रूर जो है आने वाले दिनों में, चंद ही दिनों में हो सकती है, ताकि मजलूमों की जो देखिए वो बका है। नहीं, ये तो आप जो बात कह रहे हैं ये लॉ ऑफ नेचर होता है। एग्जैक्टली। लॉ ऑफ नेचर को हम लोग ये समझते हैं कि अरे इसके पास ताकत है, आज इसका चल जाएगा जी, लेकिन जो घड़ी का कांटा बदलने में जरी भी देर नहीं लगती। यकीन कब क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। यकीन ठीक है, इनके मंसूबे इनकी जगह रहेंगे और जो मजलूम की आह है वो अपनी जगह रहेगी और कुदरत अपना काम करेगी। ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।